हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 21 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 21 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम कल के पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एक नई डिफेंस की स्कीम स्टार्ट की गई जिसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम विद द आउटले ऑफ 400 करोड़ फॉर क्रिएटिंग टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ये जो स्कीम है ये कितने सालों के लिए स्टार्ट की गई है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो इसका आंसर है बी 5 ईयर्स। 5 साल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नई डिफेंस स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम स्टार्ट की गई है फॉर 5 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट has increased fiscal deficit limit of state government from 3% to 3.5%, 4%, 5% और 6%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट लिमिट जो भी स्टेट्स की होती है वो स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट 3% से बढ़ाकर कर दिया है। इसका आंसर है 5%। आंसर ऑप्शन हो गया सी 5%। आज की पहली न्यूज़ है एम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब जो साइक्लोन एम्फन की बात काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, इसने फाइनली लैंडफॉल किया है वेस्ट बंगाल में एक आइलैंड पे जिसका नाम है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पड़ता है और वहाँ पर साइक्लोन एम्फन का लैंडफॉल हुआ है जिसके बाद एक बड़े लेवल पे बारिश और हवाएं देखने को मिली है जिससे कुछ लोगों की जान भी गई और प्रॉपर्टी का भी काफ़ी बड़े लेवल पे लॉस देखने को मिला है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली ओशियंस में बनते हैं और ओशियन में अगर किसी पार्ट का जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री, कम से कम 27 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशियन की सरफेस पर क्रिएट होते हैं। अगर किसी रीजन का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर अगर काफ़ी लो हो तो वहाँ पर एयर का कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट होता है और जिसके कारण एयर उस लो प्रेशर पर पहुंचकर कंटिन्यूअसली रोटेट करने लगती है। तो अगर एयर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनते हैं और अगर एयर का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ऐसे रोटेशन के साइक्लोन साउथ हेमिस्फीयर में बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर जो एम्फन साइक्लोन की बात की गई है ये सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका क्या कारण है? एम्फन साइक्लोन का सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट होने का कारण है काफ़ी हाई टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ये क्रिएट हुआ है। बेसिकली जो ओरिजिन हुआ है बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हुआ है साइक्लोन का और बे ऑफ बंगाल के उस रीजन का जो टेम्परेचर था वो 32 से 34 डिग्री था, 32 टू 34 डिग्री। और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो इंटेंसिटी है साइक्लोन की वो काफ़ी बढ़ गई और 1999 के बाद पहली बार इतने हाई इंटेंसिव और इतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन देखने को मिला है बे ऑफ बंगाल में। जितने साइक्लोन अभी तक ओरिजिन हुए थे या जितने साइक्लोन क्रिएट हुए थे पिछले 20-21 साल में वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन 1999 का जो साइक्लोन था जो उड़ीसा में आया था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोन माना जाता है जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी और ये भी सुपर साइक्लोन ही था। और उसके बाद अब एम्फन सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। आईएमडी कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है? आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत अपना काम करता है। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अलावा इंडिया में और अंटार्कटिका में भी काफ़ी सारे आईएमडी के स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। आईएमडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, 1875 में आईएमडी को स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो मौसम की जानकारी रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या एडवाइजरीज होती हैं वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है और इस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आईएमडी को अपनी एक रीजनल स्पेशलाइज लेबोरेटरी का दर्जा दिया गया है। तो आईएमडी एक रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर है WMO का और इसीलिए आईएमडी को नॉर्थ इंडियन ओशियन के रीजन में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते हैं उन ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग, फोरकास्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईएमडी के पास है। इंडियन ओशियन में जितने भी साइक्लोन बनेंगे चाहे वो इंडियन कोस्ट पे बने या फिर पाकिस्तान कोस्ट से लेकर म्यांमार कोस्ट तक जितने भी साइक्लोन बनते हैं उन सारे साइक्लोन की नेमिंग, फोरकास्टिंग और उनसे रिलेटेड वार्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आईएमडी का है। अब यहाँ एक और पॉइंट हमने पढ़ा था
कि अलग अलग लोकेशन पे वर्ल्ड में अलग अलग नाम दिए गए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। अगर ये साइक्लोन यूएसए के आसपास बनता है तो ऐसे साइक्लोन को हरिकेन बोला जाता है। अगर ये साइक्लोन चाइना जापान के आसपास बनता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में तो ऐसे साइक्लोन को टाइफून बोला जाता है। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के अराउंड बने तो इसको विली विली बोला जाता है। यहाँ पर रूट दिया गया है साइक्लोन का, ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर इस तरह से साइक्लोन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। और स्टार्टिंग में जो साइक्लोन की विंड स्पीड थी वो 204 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इसकी स्पीड कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय जो स्पीड है वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो इसने कोलकाता से होकर इसकी ट्रेजेक्ट्री जारी है, ये साउथ बंगाल के कोस्ट पर इसने हिट किया, उसके बाद ये बांग्लादेश, और उम्मीद की जा रही है कि 22 तारीख तक ये असम, मेघालय को क्रॉस करता हुआ असम तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस समय तक इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही लैंडफॉल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जैसे ही वो लैंड से टकराता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो समंदर है या ओशियन है उसमें काफ़ी हाई स्पीड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड की, लेकिन लैंडफॉल के बाद ये इसकी स्पीड धीमे धीमे कम हो जाती है, और जितना जितना ये लैंड पे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी कम होने वाली है। तो इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन इसी कारण से कोस्टल रीजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन रिलेटेड फिनोमेना से। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल मैप अनएक्सपेक्टेबल, ऐसा कहना है इंडिया का। एक्चुअली इंडिया और नेपाल के बीच जो कालापानी रीजन है उत्तराखंड की बाउंड्री पे, ये इंडिया के जो ट्राइलेटरल एक पॉइंट है जहाँ पर इंडिया, नेपाल और चाइना तीनों कंट्री की सीमाएं पड़ती हैं। अगर हम इंडिया की बाउंड्री बनाएं, ये है इंडिया, इंडिया में उत्तराखंड रीजन ये है, और यहाँ पर है नेपाल। तो इस पॉइंट पे कालापानी रीजन स्थित है, और ये रीजन इंडिया और नेपाल के लिए एक बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। नेपाल का कहना है कि कालापानी रीजन नेपाल की बाउंड्री में आता है, इंडिया का कहना है कि कालापानी रीजन इंडिया की बाउंड्री में आता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद नेपाल ने अपनी तरफ से अपना मैप रिलीज किया है, और उस मैप में कालापानी रीजन को नेपाल में कंप्लीटली बताया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये एक डिक्लेरेशन आया है कि नेपाल का ये मैप अनएक्सपेक्टेबल है, और इंडियन और नेपाल के बीच जितने भी निगोशिएशंस हुए हैं अभी तक बाउंड्री को लेकर, उसमें ये मैप कहीं भी फिट नहीं बैठता है। और जो हिस्ट्री के एविडेंस को देखें तब भी नेपाल का ये जो मैप है ये अनएक्सपेक्टेबल है। अभी हम कालापानी रीजन के बारे में देख लेते हैं। ये जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल का, कालापानी टेरिटरी एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच, बट ये करेंटली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया पड़ता है। नेपाल की क्लेम अगर माने तो ये नेपाल के स्टेट में पड़ता है, नेपाल की टेरिटरी में पड़ता है। ये करीब 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो चाइना, नेपाल, इंडिया के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इंडिया क्लेम करता है कालापानी एज ए पार्ट ऑफ उत्तराखंड, वाइल नेपाल क्लेम करता है उसकी टेरिटरी का पार्ट है। बॉर्डर डिस्प्यूट ये अभी रिसेंटली 370 आर्टिकल को विड्रॉ करने के बाद जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिटिकल मैप इंडिया का रिलीज़ किया गया था, उस समय भी ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। और अभी राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो शॉर्टकट रूट एक इनॉग्रेट किया था जो बीआरओ के द्वारा बनाया गया, उस समय भी नेपाल ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर किया। अब इसकी जो हिस्ट्री है वो सगौली ट्रीटी से होती है। सगौली ट्रीटी कब हुई थी? ये 1816 में हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच, यानी अंग्रेजों के द्वारा ये ट्रीटी की गई थी नेपाल की किंगडम के साथ। और इस ट्रीटी में कालापानी रीजन से जो महाकाली रिवर निकलती है उसको बाउंड्री माना गया था इंडिया और नेपाल की। महाकाली रिवर इज कंसीडर्ड एज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब महाकाली रिवर का जो ओरिजिन है वो डिस्प्यूटेड है, और इसके अलावा इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो काफ़ी अपना जो पाथ है वो चेंज करती रहती हैं। तो ट्रिब्यूटरी के पाथ के कारण जो वेस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है नेपाल, उसको मेन कालापानी रिवर मानता है, ईस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरी को इंडिया कालापानी रिवर मानता है। तो इसी कारण से दोनों कंट्री कालापानी रीजन को अपनी बाउंड्री में मानती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, सगौली ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, और उसके बाद अब ये काफ़ी बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। लिपुलेख पास कालापानी रीजन में स्थित है और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। लिपुलेख पास ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अभी हमने देखा था इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर लिपुलेख पास स्थित है। और इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि
जो चाइनीज़ ट्रूप्स की मूवमेंट होती है उस पे नज़र रखने के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 1962 के बाद कालापानी रीजन आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस के द्वारा सुपरवाइज और मेंटेन किया जाता है। अगर हम कैलाश मानसरोवर की बात करें तो उस कैलाश मानसरोवर के लिए जो रूट है ये पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी एंशियंट रूट है, इसलिए भी लिपुलेख पाथ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इस पाथ से उत्तराखंड के भोटिया ट्राइबल लोग तिब्बत के रीजन से अपना ट्रेड करते थे, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक और काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस लिपुलेख पाथ का, इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बनते हुए दिख रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। सेकेंड जो न्यूज़ है यहाँ पर वो भी बॉर्डर डिस्प्यूट पे ही है। चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच काफ़ी फेस ऑफ हुआ पिछले कुछ दिनों में। चाइना एक्यूजेज इंडिया ऑफ ट्रीपास, एलएसी हीट्स अप। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि 5 या 6 मई को और 9 मई को दो अलग अलग लोकेशन पे इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच जो है झड़प हुई या फेस ऑफ हुआ। ये जो लोकेशन थी, पहली लोकेशन थी सिक्किम का नाकुला पास और दूसरी लोकेशन थी पेनोंग सो लेक इन तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत के बाउंड्री पर ये जो लेक है वहाँ पर ये फेस ऑफ देखने को मिला। 2017 में एक काफ़ी मेजर फेस ऑफ हुआ था इंडिया चाइना ट्रूप्स के बीच, जिसे बोलते हैं डोकलाम फेस ऑफ। डोकलाम काफ़ी न्यूज़ में था उस समय भी, जब इंडिया और चाइना की सेनाएं आपस में एक दूसरे के फेस टू फेस हो गई थी, और उसके बाद अब ये फेस ऑफ देखने को मिला है। सिक्किम का नाकुला पास और दूसरा है लद्दाख में पेंगोंग सो लेक। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले 2 और रीजन है लद्दाख में, पहला है धेमचोक और दूसरा है गालवन रिवर वैली। तो इन 4 लोकेशन में अभी रिसेंटली फेस ऑफ देखने को मिला है। चाइना ने एक्यूज़ किया है इंडिया को कि इंडिया के द्वारा उनके ट्रूप्स को पेट्रोल नहीं करने दिया जा रहा, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको क्रॉस किया इंडिया के द्वारा, ऐसा चाइना का कहना है। इंडिया और चाइना के बीच जो एक एग्रीमेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर के लिए, उसके अकॉर्डिंग इन केस ऑफ एनी फेस ऑफ दोनों सेनाओं के द्वारा या दोनों ट्रूप्स के द्वारा ये फेस ऑफ बहुत ही पोलाइटली और लोकल लेवल पर सॉल्व किया जाता है, और इन केस अगर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी साइड के द्वारा प्रोवोकेटिव एक्शंस यूज़ नहीं किए जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच। इसके अलावा भी किसी एरिया में अगर डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो ऐसे एरिया में सेनाओं के द्वारा पेट्रोलिंग रिस्ट्रेन किया जाए, ऐसी बात बोली गई है एग्रीमेंट में। बट अभी ये रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा फेस ऑफ देखने को मिले हैं। हालांकि ये जो चाइना ने अभी बोला है कि इंडियन ट्रूप्स ने उनके ट्रूप्स को पेट्रोल नहीं करने दिया, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई रिस्पांस नहीं किया है। उन मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये जो मुद्दा है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरली सुलझाया जा रहा है और इसको सुलझा लिया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चाइना और इंडिया के बीच जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कौन कौन से लोकेशन पे बॉर्डर डिस्प्यूट है वो एक बार हम देख लेते हैं एक ब्रॉड वे में। यहाँ पर ये मैप देख सकते हैं आप, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है मेनली 3 लोकेशंस हैं। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर, एक दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर और तीसरा है सेंट्रल कॉरिडोर। अगर हम वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन की बात करें, तो अक्साई चीन का एरिया जो यहाँ पर दिखाया गया है, अक्साई चीन का एरिया 1962 में चाइनीज़ फोर्सेज ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तब से ये पूरा एरिया चाइना के अंडर में है, चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, जो अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एरिया है, उसमें से कुछ पार्ट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, उसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया था। तो ये एक्स्ट्रा एरिया भी अभी चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ये एक्चुअल में एरिया इंडिया की बाउंड्री का है। इसके अलावा जो सेंट्रल कॉरिडोर है उसमें कुछ रीजन और कुछ लोकेशंस डिस्प्यूटेड हैं। अभी सिक्किम में नाकुला पास में कुछ लोकेशन पे कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसके कारण दोनों सेनाओं के बीच ये फेस ऑफ देखा गया। और अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो ईस्टर्न कॉरिडोर में अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया का एक स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश चाइना के द्वारा बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश उनकी टेरिटरी में आता है और उनके तिब्बत रीजन का पार्ट है। तो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की ये जो लाइन है, ये मैकमोहन लाइन है, और ये अभी करंट इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री मानी जाती है। तो ये बात की हमने इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनमें क्या क्या मेन फैक्टर्स देखे जा रहे हैं।
अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ 5 नंबर पेज पे है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, रशियन टीम एट कुडानकुलम टू एड्रेस प्रॉब्लम्स इन जनरेटर। अब यहाँ पर कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, और ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये रसिया की हेल्प से बनाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसिया की हेल्प से ये जो प्लांट है वो बनाया गया है। अभी इसकी सेकेंड यूनिट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण रशियन टीम को इंडिया में इन ग्लिचेस और इन टेक्निकल फॉल्ट्स को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है। अभी जो कुडानकुलन का पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में, बिल्कुल सदर्न तमिलनाडु में स्थित है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, NPCIL के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और करेंटली 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर एक्टिवेटेड हैं, जो रसिया की हेल्प से बनाए गए थे। 2 रिएक्टर 1000 मेगावाट ईच। पहला जो रिएक्टर था ये 2013 में स्टार्ट किया गया था, दूसरा रिएक्टर भी चल रहा है, तीसरा और चौथे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और पांचवा और छठा जो बनना है उसमें एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है, यानी कि उसमें केवल जो फाउंडेशन बनाने का काम अभी स्टार्ट करना बाकी है। तो 6 न्यूक्लियर प्लांट टोटल प्रपोज्ड हैं रसिया की हेल्प से, जो कुडानकुलम में लगाए जा रहे हैं। पहले 2 उनमें से अपनी स्पीड पे अपने नॉर्मल जो ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। उनमें से अगर हम फर्स्ट प्लांट की बात करें तो पहला रिएक्टर ने 2013 में क्रिटिकलिटी अचीव कर ली थी। क्रिटिकलिटी मतलब कि हाईएस्ट अपनी कैपेसिटी पर वर्क किया था पहले रिएक्टर ने। दूसरा रिएक्टर भी अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो देखी गई हैं दूसरे रिएक्टर में, जिसके कारण से रसिया की टीम को बुलाया गया है। तो यहाँ पर टोटल हैं 6 रिएक्टर, जिसमें से 2 काम कर रहे हैं, 2 वर्किंग में हैं, बाकी 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और पांचवा और छठा जो लास्ट के 2 हैं उनमें अभी फाउंडेशन पड़ना बाकी है। तो 6 रिएक्टर हैं, और ये ऑपरेट किए जाते हैं NPCIL के द्वारा। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। ये वुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो NPCIL जितने भी प्लांट को ऑपरेट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का काम करते हैं। NPCIL किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, और इसमें अभी जो CMD हैं वो हैं SK शर्मा। NPCIL को एज ए कंपनी बनाया गया था अंडर कंपनी एक्ट 1956, और 1987 में इसको ये कंपनी की तरह रजिस्टर करवाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटॉमिक पावर स्टेशंस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन परसुएंस ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद द प्रोविजन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। यानी कि ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत अपने काम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट किया जाता है NPCIL के द्वारा। न्यूक्लियर ऑपरेटर की डिज़ाइनिंग भी इसके द्वारा देखी जाती है, कंस्ट्रक्शन भी यही करता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी NPCIL के पास ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है NPCIL, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। यहाँ पर एक फैक्चुअल न्यूज़ है, बेंगलोर में कुछ लेक्स का नाम दिया गया है, बेलांदूर लेक और वर्थुर लेक। ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन के कारण काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेलांदूर लेक और वर्थुर लेक ये बेंगलोर में है। इसके अलावा वृषभावती रिवर, ये भी बेंगलोर की रिवर है, जो पॉल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। बेलांदूर लेक, वर्थुर लेक और वृषभावती रिवर। अब नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, बिरला ऑर्डर्स रिव्यू ऑफ हाउस पैनल वर्क। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा जो भी हाउस पैनल्स हैं या स्टैंडिंग कमेटी हैं पार्लियामेंट की, उनके आगे के काम के लिए हाउस पैनल के वर्क को रिव्यू किया गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं वो पेंडिंग हुए, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसके हेड हैं शशि थरूर, उनके द्वारा ऑनलाइन मीटिंग कराने के लिए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कराने के लिए रिक्वेस्ट मांगी गई
लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये कमेटी क्या होती है, क्या काम करती है। इंडियन पार्लियामेंट में जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो उसमें एमपीज होते हैं, यानी कि इस कमेटी में एमपीज होते हैं, इसमें कोई मंत्री नहीं होता। अब डिफरेंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर में। एक मेजर डिफरेंस है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के कुछ प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलती है। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं हाउस के, उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है टू कंसीडर एंड रिकमेंड एक्शंस एंड प्रपोज पॉलिसीज इन फंक्शनल एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन। जिस टॉपिक के लिए या किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, सेक्टर के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्शन होते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह की लानी चाहिए उन सेक्टर्स के लिए, तो ये सारे काम कमिटी के मेंबर्स के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं और उसको फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जो भी मेंबर्स होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज एक लिमिटेड क्वांटिटी में मेंबर होंगे तब किसी डिसीजन पे इजीली पहुंचा जा सकता है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन को पहुंचने में मुश्किल होता है। तो 45 से ज़्यादा मेंबर नॉर्मली नहीं देखे जाते पार्लियामेंट्री कमेटी में। नॉर्मली जो 30 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से माने जाते हैं, 15 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो ये एक नॉर्मल टेंटेटिव फिगर है। सारी जो कमेटी की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है और वो हाउसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की गई है। जो सबसे बड़ी कमेटी है पार्लियामेंट की वो है एस्टीमेट कमेटी, जिसमें करीब 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं और यही सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो भी ये कमेटी है इसमें मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते। मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड इन दीज कमिटीज़। केवल एमपीज़ होते हैं और वो एमपीज़ जो मिनिस्टर नहीं है वही मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के। अब ये जो कमेटी है इनकी ज़रूरत क्या है, इनका जो फंक्शन है ये थ्रू आउट ईयर होता है, यानी अगर किसी टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी ये कमिटीज़ काम कर सकती हैं। ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी देती हैं फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ बिल्स। जो बिल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं उन बिल्स की डिटेल्ड स्क्रूटनी पार्लियामेंट में 500 550 मेंबर्स के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी कारण से ये जो कमेटी बनाई जाती है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और ये किसी बिल को डिटेल में स्क्रूटनी कर सकता है, स्टडी कर सकता है और अकॉर्डिंगली अपने जो रिकमेंडेशन है वो दिए जा सकते हैं इन कमिटीज़ के द्वारा। और इसी कारण से ये जो पार्लियामेंट की एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज दोनों को बढ़ाने का काम भी करते हैं। एस्टीमेट कमेटी इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 30 मेंबर लोकसभा से इलेक्ट हर साल किए जाते हैं। और इन सारी कमेटी में ये जो कमेटी है ये रेगुलर कमेटी भी होती हैं, एडहॉक कमेटी भी होती हैं। रेगुलर कमेटी हर साल में एक बार अपॉइंट की जाती है और एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर इशू पे या सेक्टर पे उस इशू के लिए क्रिएट की जाती है और उसको सॉल्व करने के बाद एडहॉक कमेटी डिसॉल्व कर दी जाती है। तो नॉर्मली ये दो टाइप की कमेटी होती हैं, परमानेंट कमेटी और एडहॉक कमेटी। यहाँ पर जो पार्लियामेंट की कमेटी है उनकी मीटिंग कराने जाने की बात की गई है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का। इन केस ये जो मीटिंग है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेन क्लॉज है इन मीटिंग का, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। तो अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एक सेफ प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है सो दैट जो ये कमिटीज़ हैं वो एक सेफली ऑनलाइन मीटिंग कर सकें और जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है ताइवान की प्रेसिडेंट दोबारा से चुनी गई हैं सेकेंड टर्म के लिए। इनका नाम है साई इंग वेन। साई इंग वेन ये दोबारा से बनी है ताइवान की प्रेसिडेंट। तो ये फैक्चुअल न्यूज़ है, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है ताइवान की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है। ये री इलेक्ट हुई हैं ताई इंग वेन। सेकेंड न्यूज़ है न्यू स्कीम फॉर छत्तीसगढ़ फार्मर्स। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में फार्मर्स के लिए नई स्कीम स्टार्ट की है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और ये थर्सडे को स्टार्ट की जानी है। ये जो स्कीम है ये फार्मर्स के लिए स्टार्ट की गई है। फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम अपना काम करेगी और शुरुआत में ये राइस, मेज़ और शुगर केन की फार्मर्स को मदद पहुंचाएगी। राइस, वीट, राइस, मेज़ और शुगर केन, राइस, मेज़ और शुगर केन। अभी
जो राइस और मेज़ के जो फार्मर्स हैं उनको 10,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा, और जो शुगरकेन फार्मर्स हैं उनको 13,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा 1 साल में, और ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाना है ये जो पैसा है। तो जो फार्मर्स हैं उनको कोविड-19 के टाइम में एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम प्रोवाइड की है। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टार्ट की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा, किन क्रॉप्स के लिए स्टार्ट की गई है? राइस, मेज और शुगरकेन, और जो अमाउंट है वो भी अलग अलग है। तो ये स्टेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओनली 2132 यूज्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काफ़ी कम यूज़ देखने को मिला है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, और ये पूरे ट्रीटमेंट के दौरान करीब 2132 लोगों ने ही अपना ट्रीटमेंट लिया है इस पर्टिकुलर योजना के तहत। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो योजना है ये सितंबर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है हर एक फैमिली को। तो माना जा रहा है कि करीब 50 करोड़ लोग कवर किए जाने हैं इस स्कीम से। ये सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन को ध्यान में रखकर स्टार्ट की गई थी ये स्कीम, जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वर्ड पेज पे न्यूज़ है, बॉर्डर डिस्प्यूट अ रिमाइंडर ऑफ थ्रेट पोस्ड बाई चाइना। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट की न्यूज़ आई है, और LAC पे चाइना ने अपनी कंट्री की बाउंड्री को असर्ट करते हुए जो बोला है कि इंडिया ने उसकी बाउंड्री क्रॉस की है। तो ये सारे जो है इवेंट है ये एक तरह से रिमाइंडर है कि किस तरह से चाइना अपनी ग्रोइंग पावर का यूज़ आगे आने वाले टाइम में करेगा, और एक रिमाइंडर है थ्रेट पोस्ड बाई चाइना। इनके द्वारा ऑलरेडी US और चाइना के बीच तो ट्रेड वॉर और काफ़ी क्रिटिकल जो रिलेशनशिप है वो है अभी, और US ने बार बार चाइना को कोविड-19 के केस में मिसमैनेजमेंट करने के लिए एक्यूज़ किया है। उसके बाद अभी ट्रेड वॉर भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होने की पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। तो यहाँ पर USA के द्वारा ये कहना है, इनके द्वारा ये बोला गया कि चाइना का काफ़ी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, या फिर इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर की बात हो, या किसी दूसरी कंट्री के साथ चाइना के जो साउथ चाइना सी के अलोंग बॉर्डर हैं उनकी बात। तो चाइना बहुत ही असर्टिवली ट्रेड अपना जो स्टैंड है वो शो करता है, और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वर्ल्ड में चाइना की जो थ्रेट है वो बताता है। चाइना दैट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट हाउ चाइना सीक्स टू यूज़ इट्स ग्रोइंग पावर। चाइना की जो पावर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सेक्टर्स में बढ़ रही है, तो इस तरह से चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज़ करने वाला है। यहाँ पर ज़रूरत है कि जो भी रीजनल ग्रुप्स हैं जैसे आसियान है या ट्राइलेटरल ग्रुप है इंडिया, जापान और USA का, और क्वाड ग्रुप है जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, जो जिसमें इंडिया, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे ग्रुप्स को और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और कंट्रीज़ को आपस में मिलके काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो चाइना अपनी ग्रोइंग पावर का गलत यूज़ कर सकता है। अभी चाइना ने BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया था वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था चाइना का, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और रिसेंटली नेपाल ने भी पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। और अभी इंडिया और नेपाल के बीच भी बॉर्डर की जो डिस्प्यूट की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले रिसेंट टाइम में ही। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, और इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रोल है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। इंडिया अभी कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी और जेनेरिक प्रोडक्शन को लेकर इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल लेवल पर, और इसके लिए इंडिया को और ज़्यादा अपना जो वैक्सीन से रिलेटेड काम है वो बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इजराइल्स एनेक्सेशन प्लान्स हैज़ डिरेल्ड ओस्लो अकॉर्ड। यहाँ पर ओस्लो अकॉर्ड की बात की गई है। ओस्लो अकॉर्ड एक पीस अकॉर्ड है जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कराया गया था। तो अभी पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट हैं
मोहम्मद अब्बास, उन्होंने बोला है कि इजराइल के द्वारा लगातार वायलेट किया जा रहा है ओस्लो अकॉर्ड, और फ़िलिस्तीन लगातार ओस्लो अकॉर्ड के बेसिस पे जो लॉ बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल उन अकॉर्ड को वायलेट कर रहा है एक के बाद एक। अभी रिसेंटली गाज़ा रीजन में इसराइल, वेस्ट बैंक रीजन में, गाज़ा रीजन में इसराइल के द्वारा काफ़ी बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया गया, जो कि बेसिकली फ़िलिस्तीन के लोगों को बिलोंग करता है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। ओस्लो अकॉर्ड 2 अकॉर्ड हैं, इज़ अ पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पहला अकॉर्ड था वो 1993 में साइन किया गया था, दूसरा अकॉर्ड 1995 में साइन किया गया था। ओस्लो अकॉर्ड मार्क द स्टार्ट ऑफ ओस्लो प्रोसेस विच इज़ ए पीस प्रोसेस एम्ड एट अचीविंग पीस ट्रीटी बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन था 242 और 338, उसके बेसिस पे इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ही ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था। और ये जो अकॉर्ड है ये फ़िलिस्तीन के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। तो फ़िलिस्तीन के लोगों को ये हक है कि वो अपना जो एरिया है उसको सेल्फ डिटरमाइन कर सके। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिस है ओस्लो अकॉर्ड का, जिसको वायलेट लगातार किया जा रहा है इसराइल के द्वारा, और अब उम्मीद की जा रही है कि फ़िलिस्तीन भी इस ओस्लो अकॉर्ड से बाहर निकल जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गोज़ ऑनलाइन टिल 2021 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही सारे लेक्चर्स करने वाली है, ऐसा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि 2021 तक कोविड-19 के कारण कोई भी फेस टू फेस लेक्चर नहीं होगा समर 2021 तक। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर रिलीजेस 46,038 करोड़ टू स्टेट्स एज टैक्स डिवोल्यूशन फॉर मई। तो मई महीने का जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका करीब 46,000 करोड़ रुपए सेंट्रल ने रिलीज़ किया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये सेंट्रल टैक्स का शेयर है, सेंट्रल टैक्स और सेंट्रल ड्यूटी इसका मई महीने के लिए। और ये जो टैक्स होता है ये एक्चुअल नहीं है, ये केवल प्रोजेक्टेड बेसिस पे रेडी किया जाता है। जो बजट 2021 में प्रोजेक्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा करीब 5,000 करोड़ रुपए का जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है स्मॉलर सिटीज़ को, वो भी रिलीज़ किया गया स्टेट्स गवर्नमेंट को। तो ये जो फंड है ये ग्रांट है जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो कुछ पैसा अभी स्टेट गवर्नमेंट को गया है, और ये जो पैसा है ये डायरेक्टली स्मॉलर सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जा रहा है। यानी कि ये स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक फंड है, इसका यूज़ दूसरी लोकेशन पर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अनटाइड ग्रांट्स भी बोला जाता है। मीनिंग फंड्स कैन बी यूज्ड बाय लोकल बॉडीज़ फॉर एनी लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स। तो लोकेशन स्पेसिफिक नीड के लिए ये फंड है, लेकिन इसको सैलरी देने या अदर एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रिलीज़ किया गया है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और लास्ट में सबसे अब कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री में जो मेन लीडर हैं और जो अपोजिशन लीडर है उनके बीच पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है? ए टर्की, बी अफगानिस्तान, सी ईरान और डी यूएसए। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है? ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशन, सी आईएमएफ और डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।